हेलो फ्रेंड्स और मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एविएशन जगत। तो दोस्तों हम सीआर के सीरीज में और आगे बढ़ते हैं और यह है हमारा वीडियो नंबर 25 और आज हम सीरीज जब को पूरे तरीके से कंप्लीट कर देंगे जितना वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट व्यू से। और इसके बाद ही जो है हमारा पूरा सीआर कंप्लीट हो जाएगा एक हिसाब से। उसके बाद बस एक चीज़ बचेगा एसएमएस जो है और एक डॉक्यूमेंट है, मतलब सीआर में बात करेंगे तो उसके जितने भी सीआर थे उस सीरीज से सारी कंप्लीट हो जाएगी आज। और इस हिसाब से बोल लीजिए कि आखिरी वीडियो भी हो सकता है सीआर का, और मैं एसएमएस या डॉक्यूमेंट को भी आगे बना सकता हूँ। तो पहले आज इसको या के नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 जो हमारा है आपका उसको कंप्लीट करते हैं। इसमें पहले पढ़ेंगे आज सीरीज एफ के पार्ट नंबर 6 के बारे में, जो है रीबिल्डिंग ऑफ एयरक्राफ्ट का रीबिल्डिंग कैसे किया जाता है, फिर से उसको कैसे बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत है उसको देखते हैं यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो एविएशन जगत का। तो सबसे पहली बात कि किस रूल के अकॉर्डिंग होता है, मैंने पहले बताया था कि ये अपने रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रीबिल्डिंग वगैरह किया जाता है तो मटेरियल का जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है वो रूल नंबर 53 एंड 53A के अकॉर्डिंग किया जाता है। किस प्रकार के एयरक्राफ्ट का रीबिल्डिंग किया जा सकता है? अनप्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट 3000 kg से वेट हो या फिर उससे कम वेट हो, इस तरीके के एयरक्राफ्ट का रीबिल्डिंग हम कर सकते हैं। अगर वहीं पर 3000 kg से ज़्यादा वेट है एयरक्राफ्ट का तो हमें पर्सनली डीजीसीए से परमिशन लेनी पड़ती है। और हमको बता दें कि जब रीबिल्डिंग वगैरह हो रहा है तो उस टाइम पे टेम्परेरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया जाता है। तो कितने टाइम के लिए किया जाता है? एक टेम्परेरी सर्टिफिकेट ऑफ जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 1 साल के लिए इशू किया जाता है, वहीं पर उसको 2 साल तक का भी हम एक्सटेंशन करा सकते हैं। मतलब टेम्परेरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को हम 2 साल तक भी बढ़वा सकते हैं। अगर एयरक्राफ्ट का जो फ्यूजलाज है मान लीजिए कि फॉरेन से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या चीज़ें जरूरत होती हैं? तो ऐसी कंडीशन में जो है आपके पास एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस होना चाहिए। उसके साथ साथ एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस, थोड़ा बातों को ध्यान सुनिएगा, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस होना चाहिए। उसके बाद उसके साथ साथ जो है एयरक्राफ्ट जिस कंट्री से आ रहा है वहाँ पर तो पहले रजिस्टर होना चाहिए, जो उसका फ्यूजलाज वहाँ पर तो पहले रजिस्टर रहा होगा, अब वहाँ से डी रजिस्टर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉरेन में भी रजिस्टर है उसका फ्यूजलाज और इंडिया में भी आकर रजिस्टर हो जाएगा। तो जो चीज़ एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस होना चाहिए। उसके बाद एयरक्राफ्ट को फॉरेन में डी रजिस्टर होना चाहिए, जो उसका फ्यूजलाज है फॉरेन में डी रजिस्टर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो पार्ट 6 में थी रीबिल्डिंग के बारे में। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले पार्ट पर। सीरीज एफ के पार्ट नंबर 7 है, जो कि है स्पेशल फ्लाइट परमिट के लिए। तो बता दें कि इसमें रूल नंबर 55 के रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि किसी एयरक्राफ्ट पर अगर सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस नहीं है उसके पास, तो एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता है। सब रूल 4 के अकॉर्डिंग 55 के डीजीसी परमिट देता है एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए। अब आपको बता दें कि स्पेशल फ्लाइट परमिट का क्या मतलब है। स्पेशल फ्लाइट परमिट जो है ऐसी कंडीशन में उससे होता है जब एयरक्राफ्ट एयरवर्दीनेस की कंडीशन में नहीं होता है, एयरवर्दी कंडीशन में नहीं होता है, लेकिन वो सेफ फ्लाइट कर सकता है। मतलब कि उसमें कुछ खराबी है, लेकिन ऐसा कि खराबी नहीं इतनी ज़्यादा कि उसके उड़ने पर वो किसी प्रकार का नुकसान कर सके। एयरवर्दी नहीं एयरक्राफ्ट, लेकिन वो सेफ फ्लाइट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में है स्पेशल फ्लाइट परमिट जो है इशू किया जाता है। और ये स्पेशल फ्लाइट परमिट जो है डीजीसीए ग्रांट करता है। वहीं पर ऑपरेटर हो जाता है और रीजनल एयरवर्दीनेस या फिर सब रीजनल एयरवर्दीनेस ऑफिसर के पास जाता है और वो इशू करते हैं स्पेशल फ्लाइट परमिट को। स्पेशल फ्लाइट परमिट के दौरान जो है एयरक्राफ्ट में बस जो है कैबिन क्रू हो गए उनका होना चाहिए, जो पायलट है प्लेन को उड़ा रहा हो। किसी और एक्स्ट्रा पर्सन को आप नहीं बिठा सकते हैं प्लेन में, ऑथराइज पर्सन ही जा सकता है एयरक्राफ्ट में। और इसके बाद जब स्पेशल फ्लाइट परमिट आपकी कंप्लीट होती है तो उसके बाद आपको ऑपरेटर जो होता है उसको पूरी रिपोर्ट देनी पड़ती है रीजनल एयरवर्दीनेस ऑफिसर को, सब रीजनल एयरवर्दीनेस ऑफिसर को, कि क्या क्या कमियां रही उड़ाई के दौरान। जब हम प्लेन को लेकर जा रहे थे तो कोई एबनॉर्मल चीज़ें तो नहीं दिखी आपको, तो अगर आपको दिखी कंडीशन तो आपने ऐसी कंडीशन को किस प्रकार से हैंडल किया, इन सारी चीज़ों को बताई जाती है। और वहीं पर स्पेशल फ्लाइट परमिट जो पूरा उसका प्लान बनाया जाता है एयरक्राफ्ट फ्लाइट मैनुअल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अगले पार्ट पर ये है ग्लाइडर के लिए, जैसे माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट के बारे में बताएंगे आपको। देखिए ग्लाइडर और माइक्रो लाइट से सच बोले तो डीजीसी में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई भी नहीं, शायद एक आध बार कोई क्वेश्चन आ जाए। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इंपॉर्टेंट था इसका पार्ट 1 एंड 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको जरूर पढ़िएगा। तो ग्लाइडर और माइक्रो लाइट मैंने बोला कि कुछ नहीं आता क्वेश्चन, शायद ही कभी आ जाएगा क्वेश्चन, फिर भी मैं इसको बताना चाहता हूँ कि जो एक ग्लाइडर का होता है उसका परमिशन 25 ईयर तक रहता है। ग्लाइडर जो
उड़ सकता है सेफली। 25 ईयर तक उसका ग्लाइडर का परमिशन रहता है, पर उसका सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस जो इशू होता है वो 1 साल के लिए इशू किया जाता है ग्लाइडर के लिए। माइक्रोलाइट की बात कर लें तो उसके लिए परमिट टू फ्लाई बनता है माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट के लिए। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसका जो परमिट टू फ्लाई इशू होता है वो 1 साल के लिए इशू किया जाता है किसी भी एयरक्राफ्ट का। अब तो इतना ही ग्लाइडर माइक्रोलाइट। अगर आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आपके सेमेस्टर में और ज़्यादा आ रहा हो तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन डीजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िएगा, मेरी बात मानिएगा तो। और अगर आपका इंटरेस्ट हो जाता तो पढ़िए। अब हम आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट की एज क्या होती है। ये भी नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा। तो एयरक्राफ्ट को जो जेट इंजन वाले एयरक्राफ्ट होंगे उनकी 20 ईयर तक एज होती है। वहीं पर जो हमारे कार्गो प्लेन होते हैं उनकी 25 ईयर तक एज होती है। तो दोस्तों यही बेसिकली इस पार्ट में बस यही सारा इतना था, इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा। और मत पढ़िएगा इन द सेंस आपके पास कम टाइम हो तो ना पढ़िए। अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप पूरी बुक को लेकर बैठ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। और इसे ये सब चीज़ें जरूर पढ़ कर एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना मिस नहीं करते। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।